है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, डायबिटीज केयर स्पेशलिस्ट हैं। आप चेयरमैन हैं डायबिटीज अवेयरनेस फाउंडेशन वाराणसी के। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी पर जो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। आज भारत में इस बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिसका नाम है डायबिटीज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला। धन्यवाद आशीष जी। और हम बधाई देना चाहते हैं रिपोर्ट वाला 24 चैनल को, क्योंकि समाज से जुड़े हुए एक जो समाज में बीमारी पैर पसारी है, जिस तरह से हमारे भारतीय समाज को जिस तरह से प्रभावित की है, नुकसान क्षति पहुंचा रही है, उस पर आप जन जागरूकता कार्य कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र। रिपोर्ट वाला 24 को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्या डायबिटीज जो है वो उसका कारण अनुवांशिक ही है या कुछ और? देखिए, बहुत सारी बीमारियों का कारण अनुवांशिक होता है। डायबिटीज का भी कारण अनुवांशिक है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर एक मूल कारण अगर अनुवांशिक ही होता है, क्योंकि साउथ एशिया में हर किसी व्यक्ति के अंदर एक तरह का जीन पाया जाता है, जीन कहते हैं, जो कारण होता है जीवन शैली में हमारे परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन अगर मूल कारण इसका अनुवांशिक होता तो ये प्रश्न हमेशा बार बार मेरे दिमाग में घूमता है कि आज से 40 साल 50 साल पहले भी डायबिटीज इसी तरह से समाज में जैसे 6% पॉपुलेशन को डिक्लेयर डायबिटीज है, और आने वाले समय में 12% आबादी को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक 12% आबादी हमारी अफेक्टेड होगी। तो अगर अनुवंशिक कारण होता तो 50 साल पहले भी 6% आबादी हमारी अफेक्टेड होती। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि 50 साल पहले डायबिटीज का ये दर नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना चाहिए कि अनुवंशिक का कारण है तो केवल हम जीन को अपने दोष दे करके ना अपने को मुक्त कर लें। मेरा व्यक्तिगत मानना है, पहले मैं समझता था कि जीन्स आर अवर मास्टर। हमने ऐसा पढ़ा था कि जीन्स हमारा मालिक है, जीन हमसे जो करवाता है वही हम करते हैं। लेकिन इतने सालों के अपने 24 साल के अनुभव में मैंने पाया कि जीन्स आर नॉट अवर मास्टर, दे आर अवर सर्वेंट। जीन्स हमारे, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो अगर हम माने, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 1992 से पहले डायबिटीज का इंसिडेंस ये देश में नहीं था। 1992 के बाद डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत तेजी से फैला, डायबिटीज हमारे समाज में पसारी। कारण क्या इसका है? तो जब से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, हमारी जो अनुवंशिक बनावट है, वो अनुवंशिक बनावट कुछ इस तरह से कि हमारी जो प्राकृतिक सभ्यता थी, हमारी जो अनुवंशिक बनावट थी कि हम प्रकृति के बहुत नजदीक रहते थे। तो पृथ्वी के जिस भाग में रहते थे हम, उस भाग में प्रकृति जो पैदा करके हमको देती थी, उसी भोज्य पदार्थ का हम सेवन करते थे जी। लेकिन जब से 1992 में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडिया एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन गया, तब से फूड की मार्केटिंग और भोज्य पदार्थ की मार्केटिंग इस तरह से की गई कि आज अनचाहे न चाहते हुए भी हम फास्ट फूड को अपने शरीर में अख्तियार कर रहे हैं, जिसके लिए मेरा शरीर नहीं बना है। उन सब के कारण हमारे जीन्स म्यूटेट किए, जीन्स छटपटाए, जीन्स तड़पे, जिसके कारण में डायबिटीज जैसी एक जीवन शैली जुड़ी बीमारी आज समाज में दिख रही है। सर, डायबिटीज हो जाना जो है, जैसे ही डायबिटीज रिपोर्ट आती है कि भैया आपको तो शुगर हो गया, आपको तो डायबिटीज हो गया, तो वैसे ही लोगों का जो मन है वो पूरी तरीके से गिर जाता है और लोग अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे डायबिटीज कोई अभिशाप सा है। तो क्या आज के समाज में डायबिटीज जो रोग है ये कोई अभिशाप बन गया है? देखिए आशीष जी, मेरा मानना है कि डायबिटीज अभिशाप नहीं, डायबिटीज वरदान है। आपके रिपोर्ट वाला 24 चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं दर्शकों को कि डायबिटीज होना आप वरदान मान लें। अब पूछे कैसे? डायबिटीज से मौत नहीं होती है साहब, डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है, बीमारियां हैं, उससे मौत होती है। लोग कहते हैं कि डायबिटीज से मौत होती, ना, डायबिटीज से कहाँ कोई आज तक मरा है। जो भी मरा आदमी हार्ट अटैक से मरा है, गुर्दा खराब होने के कारण उसको सब प्रॉब्लम हुई है। तो डायबिटीज खून की नसों को चोटिल करती है, खून की नसों को डैमेज करती है। जहाँ जहाँ खून की नसें हैं, जहाँ जहाँ खून है, वहाँ वहाँ शुगर है। सर, मोटापा का क्या, डायबिटीज से मोटापा का क्या कनेक्शन है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे ही मोटापा होगा थोड़े दिन के बाद डायबिटीज हो जाएगी और ये समस्याएं बढ़ा देगा। तो मोटापा और डायबिटीज का क्या कनेक्शन? आता हूँ आशीष जी, पहले हम लोग जो पिछले प्रश्न बच्चे उससे चूक गए, थोड़ा क्षमा चाहूँगा। तो डायबिटीज मौत का कारण नहीं है, डायबिटीज एक हमारे लिए अभिशाप नहीं है, वरदान है। अब पूछिए कैसे? आप यूं सड़क पर चल रहे हैं, बाएं चल के आप वो घर सुरक्षित पहुंचते हैं, ऐसी संभावना है। दाहिने चल के भी कई बार आप घर पहुंच जाते हैं। तो हमें तर्क दे के दाहिने चलना अच्छा है नहीं। जिसको डायबिटीज होता है, अगर वो रोगी जागरूक है,
निरंतर अपने शुगर की जांच करता है, अपना ब्लड प्रेशर की जांच करता है, अपने जीवन शैली को नियंत्रित रखता है, तो उसकी आयु जो ईश्वर उसको 100 वर्ष दी हो तो 110 वर्ष हो जाती है, उसकी आयु 10 साल बढ़ जाती है। क्यों? वो जागरूक होकर के जीवन जीता है। तो जो चुपके से उसके शरीर में बीमारियां, जैसे किसी को मालूम नहीं होता कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जब उस कभी जांच कराया कहीं पर गुर्दे की प्रॉब्लम है, अचानक उसको मालूम चलता है गुर्दे की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर डायबिटीज है और व्यक्ति जागरूक है और संयमित जीवन शैली को जी रहा है, तो वो निरंतर अपने हृदय की, गुर्दे की, आंख की जांचें कराता रहता है, तो उसके शरीर में चुपके से कोई बीमारी नहीं प्रवेश करती है जो अचानक उसको नष्ट पहुंचाती है। इसलिए अगर ईश्वर ने उसको 100 वर्ष की आयु दी होती है तो 110 वर्ष के दीर्घायु वाले जीवन यापन करता है। तो डायबिटीज व्याधि है, उसका रोकथाम कर सकते हैं, वो अभिशाप नहीं है भाई साहब, वो आपके लिए वरदान है। तो सर यही सवाल हमारा था कि मोटापा और डायबिटीज का कनेक्शन क्या है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मोटापा और डायबिटीज का कनेक्शन है, चोली दामन का साथ होता है, यूँ कह सकते हैं। लेकिन मोटापा कई तरह के होते हैं। जैसे आप अगर देखें कि एक व्यक्ति होता है थूल-थूला पूरे शरीर से, पूरे शरीर में उसके मोटापा है, तो उसको डायबिटीज होने की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है। अच्छा, पहली बात समझिए मोटापा होता क्यों? बिल्कुल सर। एक छोटी सी भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूँ, शायद हो सकता है हमारे न्यूज़ वाला 24 के दर्शकों को अच्छा लगे। हम अपने जब आय से ज़्यादा पैसा जब अपने खर्च से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो हम बैंक में जमा करते हैं। जितनी हमारी खर्च है उससे ज़्यादा जब मेरी इनकम होगी तो हम बैंक में जमा करेंगे, और उस जमा किए हुए पैसों को अगर हम नहीं निकालते हैं, फिर जमा करते जाते हैं, तो एक क्षण ऐसा आता है कि चक्र वृद्धि ब्याज मिलता है और मेरा वो धन जो संचित किया हुआ धन है इस कदर बढ़ता है कि बहुत एक समय बड़ा गर्व महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह से मोटापा होता है। अगर हमारी खर्च 100 किलो कैलोरी की है और हम खाना खाते हैं 120 किलो कैलोरी की, तो 20 किलो कैलोरी हमारे धन में संचित हो जाता है शरीर में, और एक क्षण थोड़े थोड़े SIP की तरह, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह थोड़ा थोड़ा संचित होते होते एक दिन वो आकार बड़ा ले लेता है, जो हमारे शरीर में मोटापा का रूप दिखाई पड़ता है, जो हम विभत्स लगता है। अब मोटापा भी कई तरह के होते हैं। एक मोटापा होता है जो पूरे शरीर में, सर्व शरीर में व्याप्त होता है, सर्व शरीर में आपको चर्बी दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो भारतीय डायबिटीज के लिए प्रोन है, जिनको होने की संभावना ज़्यादा है, जिनमें जो मोटापा ज़्यादा डायबिटीज ले आती है रोग शरीर के अंदर, वो मोटापा बड़ा बेढप किस्म की होती है। भारतीयों में बहुत सामान्य, इसलिए भारतीयों में डायबिटीज होता है। वो कारण क्या उसका है? लीन बॉडी मास। आपको उसका हाथ और पैर दुबला दिखाई पड़ेगा लेकिन पेट निकला होगा। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। उसको बोलते हैं लीन बॉडी मास, माने दुबला पतला उसका शरीर है लेकिन पेट उनका निकला है, तो वो ज़्यादा जल्दी डायबिटिक होते हैं। क्यों? उसको विसरल फैट हम लोग बोलते हैं कि जो शरीर के मेरे कीमती अंग है, जैसे पेट हमारा, आंतें जहाँ पे हैं वहाँ पे जो अंग उस पर चर्बी का जमा हो जाना। ये क्यों होता है? एक आपके चैनल न्यूज़ वाला 24 के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, छोटा सा परिवर्तन कर लेंगे तो शायद जीवन भर इस बीमारी से बच सकते हैं। ये होता किसे है और क्यों होता है? जी, पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि पेट का निकलना संपन्नता की निशानी है, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पेट किसका निकला होता था? जो धन कुबेर होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, खाते पीते थे लोग, जिनका बहुत पैसा। अधिकतर पेट नहीं निकले हुए लोग मिलते थे। वैश्य बिरादरी या व्यवसायी बिरादरी को ज्यादा होता था। उसका कारण क्या था? पेट क्यों निकलता था? उनके 2 खाने के बीच में लंबा अंतराल होता था। सुबह के खाने और रात के खाने के बीच में अंतराल बहुत लंबा होता था। रात को आते थे और खाते ही सो जाते थे। व्यवसायी वर्ग को याद करिए अपने बचपन को, आज से 40 साल पहले चले जाइए अपने गांव में, जो गंवई पृष्ठभूमि या शहरी पृष्ठभूमि में रहे कस्बे में, वहाँ याद करिए कि जिनकी दुकानदारी होती थी वो रात को अपने दुकान को बंद करके आते थे और इस उम्मीद के साथ, इस नीयत के साथ ज़्यादा खाना खाते थे कि दिन भर तो हम कुछ खाए नहीं है। उनका दिमाग उनको कहता दिन भर कुछ खाए नहीं, ज़्यादा खाना खा लिए और खाते ही सो गए। तो जो आदमी खाने के और सोने के बीच 2 घंटे से कम का समय अंतराल करेगा और दो खाने के बीच लंबी समय का अंतराल करेगा, उसके पेट निकलने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण दे दूं, किसी भी जैन मुनि का अब पेट निकले हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि सायंकाल शाम होने से, अंधेरा होने से पहले, सूरज डूबने से पहले खाना खाते हैं, इसलिए किसी भी जैन मुनि का पेट निकला हुआ नहीं देखेंगे। तो मेरे बंधुओं भाइयों, आप अपने खाने के समय, रात के खाने का समय पहले कर लीजिए और खाने सोने में कम से कम 3 घंटे का अंतर कर लीजिए, तो आप पेट निकलने वाले मोटापा से बच सकते हैं। सर ये पूछना था कि ये जो डायबिटीज है, अभी एक एज में जैसे पहले हम लोग देखते थे तो इसे राजरोग भी कहा जाता था, जैसा आपने चर्चा ही किया, और अभी थोड़े 10 साल पीछे हम लोग जाएँ तो देखा जाता था कि 55-60 की एज होते होते लोग सुनने में आता था कि भैया शहर थे, प्रदेश थे, अब आए तो इन्हें चीनी की बीमारी है।
और 10 साल पहले तक गांव देश में 1-2 लोग ऐसे होते थे जो सुबह घूमने निकल जाया करते थे कि तो भैया ने शुगर है। आज बच्चों में भी यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? आशीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि एक केस होता है, डायबिटीज 4 तरह की होती है में। टाइप 1 जिनकी उम्र 20 साल से कम होती है उनको डायबिटीज हो जाए तो उससे 2-3 कारण होते हैं। उसमें बच्चों को किसी कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसमें इंसुलिन दी जाती है। दूसरा टाइप 2 होता है। तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज हो जाती है, पहले डायबिटीज नहीं रहती है, डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है। चौथा मॉडी है, मेच्योरिटी डायबिटीज ऑनसेट ऑन यंग। तो यंग बच्चों में जो डायबिटीज हो रहा है उसका मौलिक कारण उसमें 2 होता है। एक, जैसा हमने आपसे कहा कि मेरी आपकी अनुवंशिक बनावट अगर आप इतिहास में जाएंगे तो ऐसी है कि हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, प्राकृतिक आपदा के बीच में जो बचा हुआ भोजन मिलता था उससे का वो सेवन करते थे। तो हमारी अनुवंशिक बनावट कुछ इस तरह से है कि हमको आवश्यकता से कम भोजन मिलने पर भी हम जिंदा रह सकते हैं। हमने अपने सबने जाना है कि भारत का इतिहास रहा है हजारों साल पहले, हमारी अनुवंशिक बनावट तो वही है। तो हमको आवश्यकता से कम भोजन मिलने पर भी हम जिंदा रहने की बनावट मेरी है। अब हम क्या किए हैं, आवश्यकता के विपरीत बिना आवश्यकता के भी हम भोजन कर रहे हैं, बिना जरूरत के भी हम भोजन कर रहे हैं। और भोजन कर किसके ले रहे हैं? हम जब भोजन करते हैं, मैं अपने जब भी जाता हूँ कहीं स्पीच देने तो अपने लोगों से पूछता हूँ कि किसी ऐसे अंग का नाम बताइए जो आपके सारे अंगों को खतरे में डालता हो। तो कोई ब्रेन कहता है, कोई हार्ट कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं कहता हूँ जीव। क्योंकि आज हम किसको संतुष्ट कर रहे हैं? केवल अपने जीवा को बस संतुष्ट कर रहे हैं। हम केवल अपने जीव को जो स्वाद में हमको अच्छा लगे हम उसको खा रहे हैं। अब मैं आता हूँ बच्चों के मोटापा पे कि बच्चों का मोटापे का इससे क्या संबंध है। न्यूज़ वाला 24 के चैनल के सारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन मत कराइए जो 2 शिफ्ट में चलता हो। अगर अपने बच्चे के मौलिक विकास में आप बाधक नहीं बनना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसे स्कूल में एडमिशन ना कराएं जो 2 शिफ्ट में चलता हो। उसके पीछे कारण क्या है? वही मोटापा की मेन जननी है, वही से बच्चे जीवन उनका बदल जाता है। हम अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, इस चक्कर में अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। कई बार अच्छा स्कूल हमारे घर से काफ़ी दूर होता है, तो हम सुबह का शिफ्ट होता है 6 बजे अपने बच्चे को उठा करके उम्मीद करते हैं कुछ खा ले। तो माँ उस तरह का भोजन बनाती जो तत्काल तैयार किया जा सके और बच्चे से 6 बजे उम्मीद करती कि बच्चा खा ले। तो बच्चा बेमन से 6 बजे उस भोजन को करता है, बिना आधे पेट खाए बच्चा स्कूल चला गया। हम जब अपने स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ हमारी मौलिक बनावट हुई है, तो एक हमारा पीरियड हमको मिलता था रेसेस का, छुट्टी का, जिसकी 40 मिनट का अवधि होती थी। आज जो घट करके 20 मिनट, कई अच्छे स्कूलों में, सो कॉल्ड अच्छे स्कूलों में 15 मिनट की हो गई। अब आप कल्पना करिए कि एक बाल मन टिफिन लेके जाता है और ऐसे खोलता है, अल्हड़पना लड़कपन से खेलते हुए अन्य बच्चों से वार्ता करते, जैसे ही टिफिन खोल के सोचा कुछ खाऊं तो 15 मिनट 1 घंटी बज गई और 90% बच्चे टिफिन पैक लेके घर चले आते हैं। अब उस केस में क्या होता है, जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो इमोशनल पेरेंटिंग जो प्रोसेस होती है, मैंने काफ़ी काम किया है, मैंने तो बड़ा शोध किया है, काफ़ी रिसर्च वर्क हमने किया है कि आज बच्चों में मोटापा क्यों हो रही है और स्कूल के बाहर किस तरह के भोज्य पदार्थ बिकते हैं और क्यों बिकते हैं, बच्चे क्यों खरीदते हैं, खाते हैं उसको। तो जब बच्चा स्कूल से निकलता है तो अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो पास में आइसक्रीम बिक रहा होता है, पास में कोल्ड ड्रिंक बिक रहा होता है, पास में कुछ फास्ट फूड बिक रहा होता है, तो बच्चा तुरंत जाता है उसको लेके खा लेता है। एक दिन जैसे ही बच्चे ने खाया तो हमारा ब्रेन जो है वो अपने आप को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में केवल ग्लूकोज का सेवन करता है, ब्रेन प्रोटीन फैट का सेवन नहीं करता है। तो ब्रेन भूखा होता है क्योंकि बहुत देर से डल हो गया है ब्रेन, तो ब्रेन को तत्काल ऊर्जा चाहिए। तो जैसे उस बच्चे ने आइसक्रीम खाया, इंस्टेंट एनर्जी ब्रेन को मिली, तो ब्रेन अप्रिशिएट करता है उस खाने को, इसलिए मेरे टेस्ट बड जो क्रेविंग करते हैं, खोजते उस तरह के भोज्य पदार्थ और बार बार बच्चा ललायित होकर उस तरफ मुड़ जाता है। और जब बच्चा बालमन में रहता है, अबोध रहता है, तभी उसका एक्सपोजर हो जाता है फास्ट फूड से, पहला। दूसरा, हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सरासर अपराध है जो मैं कर रहा हूँ, हमारी पीढ़ी कर रही है। हम अपने बच्चे का बर्थडे कहाँ मनाते हैं? मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में। वो छोटा सा बालक 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का किसी माँ बाप की उंगली पकड़ करके रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाता। उस कल्चर में बच्चे को ले जाने ढकेलने काम मेरा है। जैसे ही बच्चा अपने खपत से ज़्यादा, और बच्चों में क्या हुआ, सारे अच्छे स्कूलों में आप देखेंगे ग्राउंड छोटा हो गया,
ग्राउंड नाम की चीज नहीं रही, खेलने की चीजें रही नहीं, तो कैलोरी एक्सपेंडिचर कम हो गया, कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा हो गया। अब आपकी इनकम से, खर्च से ज्यादा अगर आपकी इनकम होगी तो कहीं ना कहीं ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, तो मोटापा के शिकार होंगे। इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है, बच्चे कतई जिम्मेदार नहीं। अगर आने वाली पीढ़ी को मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, न्यूज वाला 24 के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज जैसे भयावह बीमारी से, व्याधि से बचाना चाहते हैं तो 2 शिफ्ट के स्कूल में एडमिशन ना कराएं। अपने बच्चे जिस स्कूल में 40 मिनट का ब्रेक का पीरियड, उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। जिस स्कूल में प्लेग्राउंड, उस प्लेग्राउंड बच्चे का अपने एडमिशन कराएं। बच्चे में मोटापा खत्म हो जाए, होगा ही नहीं। सर एक सवाल ये है कि जिन्हें डायबिटीज हो चुका है वो लोग अगर बिना दवाओं के जीना चाहते हैं, अगर बिना दवाओं के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो क्या अपनाएं? ऐसा क्या रूटीन है कि एक डायबिटीज रोगी बिना दवाओं के भी वो जिंदा रह सके? आशीष जी, प्रश्न बहुत अच्छा है और मेरी नीयत मैं इसी पर काम करता हूँ, क्योंकि हम लोग के पास जब रोगी आता है तो हम उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं। तो मुझे पहले, अभी आपने थोड़ा देर पहले कहा राज रोग रहा, तो राजाओं को होने वाला रोग अब ये ना रहा। अभी किसको हो रहा है? एक तो रोगों का राजा हो चुका है, राज रोग नहीं रहा। होता किसको है? जो आर्थिक रूप से बहुत विपन्न है। मेरे पास ट्रॉली रिक्शा खींचने वाले भी रोगी हैं। मैं बहुत हैरान परेशान हूँ कि आखिर इसका कारण क्या है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि डायबिटीज के इलाज में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई निभाता है तो जागरूकता निभाता है। रोगी को, समाज को या उस घर वालों को ये ना समझे घर वाले कि इनको हो गया, हम एक दूसरे, आज अंतर कहाँ पड़ गया, हम सब मिल करके उस रोगी को सपोर्ट करें, लोग हर कोई जागरूक हो। और पहला डायबिटीज के इलाज का पहला कारण क्या है, पहला आधार क्या है? जागरूकता। जाने कि डायबिटीज क्यों हुआ, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। दूसरा है खान पान नियंत्रण, क्या खाएं, क्यों ना खाएं, क्यों खाएं, क्यों आखिर जब अपने से बार बार प्रश्न, कई लोग कहते हैं अरे मिठाई ना खाए, मिठाई नहीं खाएंगे, तो जैसे लगता है रोज ही मिठाई खाते हैं। जैसे उनसे कहिए कि आलू मत खाइए, देखिए अरे आलू नहीं खाएंगे, तो मैं उनको समझाता हूँ कि पृथ्वी में, हमारे हिंदुस्तान में आलू और चावल वहीं के लोग खाते थे जो प्रदेश आर्थिक रूप से विपन्न थे। वही चावल और आलू पैदा होता है। क्यों? क्योंकि पेट भर जाता है, उससे फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल जाती है इंटेस्टाइन को, और कम खर्चे में उनका पेट भरता था। तो हमारी बनावट तो वैसी है साहब, तो हम पेट भरने वाली बात कर रहे हैं। दूसरा खान पान, तीसरा व्यायाम। व्यायाम कितना करें बहुत बड़ा विषय है। अब आपको एग्जाम्पल बताऊं, आज मेरे पास एक रोगी आए थे, उनका शुगर 600 प्लस था, ग्लूकोमीटर ने हाई लिख दिया। हाई का मतलब ग्लूकोमीटर की क्षमता नहीं थी 600 के बाद जाने। तो मैं उनसे पूछा व्यायाम करते? बोले रोज दौड़ता हूँ। तो हमने उनसे कहा रोज दौड़ते हैं, आप तो अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं। अब ये भी कितना बड़ा मिथ है। न्यूज वाला 24 चैनल के जितने दर्शक है समझे इस बात को, कितना बड़ा भ्रम में हम जी रहे हैं कि शुगर बढ़ते में और दौड़ लगाना शुरू करते हैं। कैसे घातक है। 3 विकल्प आपके पास है, पानी है, शिकंजी है, सिरा है। तीनों को अगर इस टेबल पर डालें तो पानी तेजी से फैल जाएगा, शिकंजी और धीमे फैलेगा, सिरा और धीमे फैलेगा। जब आपका 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर है तो आपका खून क्या हो गया साहब? सिरा। तो जिस हृदय को पंप करना है खून, उसको क्या पंप करना पड़ रहा है? सिरा। अब आप कल्पना करिए कितने दर्द में होगा आपको हृदय, और आप उसकी गति को और बढ़ा करके और क्षति पहुंचा दिए, इसलिए हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो व्यायाम कितना करें अपने चिकित्सक से पूछिए। हम एक शब्द में बोलना चाहे कि व्यायाम के 2 मानक है, अपनी क्षमता का आधा करें और आपका सांस ना फूले। जितनी आपकी क्षमता हो उसका आधा व्यायाम करें और आपकी चलने की गति इतनी तेज हो कि आपका सांस ना फूले। तो पहला बताया जागरूकता, दूसरा खान पान, तीसरा व्यायाम, और चौथा तनाव रहित जीवन। बड़ा गूढ़ विषय है तनाव रहित जीवन। बिल्कुल सर, बिना तनाव के तो मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई युवा आ रहा हूँ। अब इस फिर देखिए आशीष, जिसमें हमारी बात हो गई, तनाव विकास की जननी है। ये भी सही बात। अगर तनाव न होता तो छत न होता, तनाव न होता तो वस्त्र न होता। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने खोज किया। तो तनाव क्या था? तनाव तो विकास की जननी है। तनाव बाधक कहाँ है साहब? तनाव बीमारी कारण है, तनाव चैलेंज है। अब तनाव किस रूप में हम लेना चाहते हैं? तो तनाव। अब 5वां नंबर है दवा का। तो 100 में अगर 5 का भाग दे तो 20 मिलेगा जागरूकता को, 20 खान पान को, 20 व्यायाम को, 20 तनाव रहित जीवन को, 20 दवा को। तो जागरूक कौन होगा? रोगी। खान पान नियंत्रण कौन करेगा? रोगी 40। व्यायाम कौन करेगा? रोगी 60। और तनाव रहित जीवन कौन जिएगा? रोगी। तो डायबिटीज से कंट्रोल में 80% योगदान किसका है? रोगी का। और 20% योगदान किसका? डॉक्टर और
दवा का। और हमारे सामाजिक व्यवस्था में हम चमत्कार को उम्मीद किससे करते हैं? डॉक्टर और दवा से। महंगा डॉक्टर, महंगी दवा, और अपने 80% योगदान को भूल जाते हैं। तो अगर हमारे पास 80% रहेगा तो 20% हम उधार लेकर जीवन चला लेंगे, 20% रहेगा साहब तो 80% मूल है। हाँ। मूल को हमें समझना होगा। सर, अभी तमाम ऐसे युवा हैं, चैलेंज तो एक जगह है, लेकिन तनाव तो एक बड़ा कारण भी है इस बीमारी से। युवा ऐसा क्या करें सर, क्योंकि न तो अपनी जीभ को रोक पा रहे हैं, जिसके आपने बताया कि बड़ा कारण है, टेस्ट से कोई पीछे नहीं भाग रहा, तनाव लेने से कोई बच नहीं पा रहा, कहीं न कहीं मोबाइल या आधुनिक संसाधन जो है व्यायाम वगैरह से एक आलस्य जो भी कहा जाए, इन सब के बीच में कोई ऐसी व्यवस्था है सिंपल साधारण जिसे अपनाया जा सके और युवा जो है इस बीमारी में गिरने से बच सके? बहुत अच्छा प्रश्न आशीष जी आपने किया है। युवाओं को कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत युवाओं का देश है। और जब मैं देखता हूं कि डायबिटीज का जो इंसिडेंस 2031 में एक्सपेक्टेड है 12%, उसका 40% युवा होगा, तो मुझे दर्द होता है। इसलिए मैं कॉलेज में, स्कूलों में जाकर काफी जागरूक करता रहता हूँ लोगों को। एक दो चीज जीवन से निकाल दें। आज तनाव का कारण क्या है? इनसिक्योरिटी, चाहे प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी हो, चाहे कॉम्पिटेंसी की इनसिक्योरिटी हो, चाहे एजुकेशनल इनसिक्योरिटी हो, असुरक्षा ही है। बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, अगर असुरक्षा के शब्द का आप डिसेक्शन करेंगे, उसका 2/3 क्या है साहब? सुरक्षा। असुरक्षा का 2/3 क्या है? सुरक्षा के ही लिए सारी असुरक्षा है। तो हमारे युवाओं को ये सोचना चाहिए कि बंधुवर, जिस असुरक्षित आप जिस लिए हो, उसका 2/3 तो सुरक्षा में छुपा है, तो पॉजिटिव साइन है। असुरक्षित रहोगे तो आप प्रोग्रेसिव रहोगे, पहली बात। अब व्यायाम, क्यों आप व्यायाम नहीं करते? हमको तकलीफ होती है, इतने ऐप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इतने दुनिया की एक ऐप से आजकल एक डिजिटल एक घड़ी आ गई है। मैं किसी ने गिफ्ट दिया तो मैं ऐसे एक दिन उल्टे ले आकर रख दिया था, तो मेरे बेटे ने कहा कि आपको इसकी कीमत मालूम है? नहीं यार, हमको तो नहीं मालूम। तो बोले इसकी कीमत 6000 में कितने रुपए है? तो हमने कहा 6000, हम ऐसा काम तो घड़ी तक समय बताना है। बोले इसमें आप गिन सकते हैं कितना स्टेप चले। तो मैं देखता हूँ अधिक से अधिक रोगी आजकल देखिए पहन के आते हमसे कहते हैं सर 10,000 स्टेप चलता हूँ, 12,000 स्टेप। मैं मुस्कुराता हूँ। मैंने आपसे बताया ना, व्यायाम आपकी क्षमता क्या था? आपकी क्षमता हो सकता है 5000 स्टेप की हो, आपकी क्षमता 40,000 स्टेप की हो साहब। सही बात। एक दिन एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप थी, और एक्सरसाइज में क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाया जाए, तो मुझे ही बुला लिया गया था वक्ता के रूप में। तो मैं एक एग्जाम्पल दिया वहाँ पे आशीष जी, छोटा सा एग्जाम्पल है। समय बिल्कुल सर, एकदम, क्योंकि विषय बड़ा है तो समय थोड़ा लगेगा, इस वजह से ये जो है थोड़ा समय मिलना चाहिए। हाँ, अगर देखिए आप लोग अगर अपने आप को बदलना चाहेंगे तो इस उदाहरण से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हमने वहाँ मंच से कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे व्यायाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट बोलने का मौका मिला। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बैठे थे, बड़े तथाकथित फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी थे। एक दिन मैं अपने गली में खड़ा था मोहल्ले में, और किसी से खड़ा होकर बात करो, उसमें 4 कुत्ते आए, आवारा कुत्ते, उनका झुंड आया। उसमें आवारा कुत्ता माने गार्जियन विहीन कुत्ता, जैसी कोई जवाबदेही नहीं, उसी को समाज में आवारा कहते हैं। वो बेचारा कुत्ता जिसको हम आवारा कहते हैं, वो आया और अचानक पीठ के बल लेट करके अपने चारों पैर को ऐसे खींचा। तो साथ खड़े व्यक्ति से हमने पूछा, तो एक्सरसाइज एक्सपर्ट साहब ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उन्होंने क्या जवाब दिया? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम लोग, हु इज द ट्रेनर एंड हु इज द कोच? इसको किसने ट्रेनिंग दिया, किसने कोचिंग दिया कि ये एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग? आप कई बार ध्यान दिए होंगे जानवर, गाय को कि अपने दोनों पैर फैला करके स्ट्रेच करती है। आखिर उसको ट्रेनिंग किसने दिया? अंतर क्या हो गया? कहाँ हम भूल गए, कहाँ हम भटक गए? ये चिंतन का विषय है, परिवर्तन का विषय है। कारण क्या है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जानवर कोई नहीं सिखाता, लेकिन जानवर करता है। हम अपने बचपन में गांव में रहते थे, तो हम लोग छोटे थे, तो हमारे जो अग्रज थे वो कहते थे अखाड़ा में तुम मिट्टी डालो, पानी डालो। तो हम आज सोचते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, कहाँ चेंज हुआ? युवाओं मैं विशेषतौर आप लोग कहता हूँ, मैं रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं दर्द से पढ़ता हूँ कि 40% युवा डायबिटीज से ग्रसित होगा। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव कम हो गए, ओरेटिव ज्यादा हो गए। आज माँ बाप सोए रहते हैं और बच्चे से कहते हैं व्यायाम करो। माँ बाप सोए रहते हैं और बच्चे से कहते हैं व्यायाम करो। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट गायब हो गया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में गायब हो गई है, तो कहाँ से मौलिक विकास होगा? परिवर्तन कहाँ होगा? हमने कहा ना, हम ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जहाँ के
स्पोर्ट्स मैंडेटरी हो, जहाँ उसको भी क्वालिफाई करने का नंबर हो। ऐसी स्कूल में एडमिशन कहाँ है जहाँ लंच ब्रेक कम से कम 40 मिनट का हो। ये दो काम अगर दो सिलेक्शन कर लें तो युवा पीढ़ी को बारूद बनाया जा सकता है साहब। कहाँ लगे, बीमारी की चपेट में एकदम ही रहेगा युवा पीढ़ी। हमारा युवा पीढ़ी, नौजवान युवा पीढ़ी जो कभी भारत का था, जहाँ के चाणक्य हुआ करते थे, शिवाजी और महाराणा प्रताप हुआ करते, वो मसल होगा, मसलाइन होगा। सर एक सवाल ये है, युवाओं के ही बेस्ड है। युवा जो है बाहर निकल रहे हैं और उन्हें कहीं न कहीं, चाहे वो विज्ञापन का खेल हो, चाहे कहीं न कहीं बाजार में जो चीज़ें बिक रही हैं वो लुभा भी रही हैं युवाओं को। आपने कहा कि 20% खान-पान जो है बहुत ज़रूरी है। खान-पान में ऐसी क्या चीज़ें वो अपने साथ रखें, खास करके युवाओं आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा कुछ बता दें, उसमें हम लोग भी उसके शिकार कहीं ना हो जाएँ, हम लोगों के लिए वो ज़रूरी है। वो अपने साथ ऐसा क्या रखें, घर की चीज़ें या नेचुरल चीज़ें, जो उन्हें सफ़र में या दिन की परिचर्या में शामिल कर सकें और इस बीमारी से जो है वो बच सकें? बहुत अच्छा प्रश्न। जैसा मैं आपसे शुरू में कहा कि 1992 के बाद से हम ग्लोबल विलेज के हिस्सा बने, हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, फूड मार्केटिंग स्टार्ट हुई। जब से फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई है, तब से बीमारियां भी पास सभ्यता की बीमारियां आ गई। तो फूड प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग होती है, दोनों बड़ा अंतर है। हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें इमोशन होता है, सेंटिमेंट होता है। बाहर जो बाजार में आप खाते हो उसमें प्रेजेंटेशन होता है और टेस्ट होता है। तो हमारी जो एडवर्टीजमेंट की जो एजेंसी है वो इस पे काम करती है। छोटा सा एग्जांपल दूं आपसे, अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, एक बर्गर की कंपनी है, पिज्जा की नाम भूल गया मैं। उस कंपनी ने 356 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में खर्च किया था कि इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ और मिला दे कि टेस्ट बड क्रेविंग करे और आदमी बार बार उसी ब्रांड की तरफ आकर्षित हो। इसके रंग में क्या परिवर्तन कर दें, तो उसमें नमक मिलाया गया और चीनी मिलाया गया। नमक और चीनी, तो नमक जैसे आप याद करिए, अचार लोग खाते हैं। अचार क्यों खाते हैं? सबको ही मालूम है, खाते समय दांत भी खट्टा हो जाएगा, ताकत भी नहीं मिलेगी, फिर भी लोग अचार खाते हैं। तो नमक हमारी सभ्यता में खमीर के रूप में आया था, प्रिजर्वेटिव के रूप में आया था। तो जब जब हम नमक का उपयोग ज्यादा करेंगे तो टेस्ट बड मेरा क्रेविंग करेगा, वो खोजेगा उसको, इसलिए अचार खोजता है बार बार टेस्ट बड। छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। अब बिना अधिक नमक मिला अचार कभी टिक नहीं सकता, सड़ जाएगा। तो युवाओं ये बात का ध्यान दो, बस दो चीज का, कि आपके लिए सबसे बढ़िया खाना वो है जो आपके घर में बनता है, जिसमें भावना होती है, जिसमें बाजार बात नहीं छुपा, जिसके प्रेजेंटेशन नहीं देखे जाते, जहाँ न्यूट्रिएंट देखा जाता है। दूसरी चीज, डब्बा बंद कोई भी खाना होगा उसमें नमक ज्यादा होगा और बार बार आपका टेस्ट बड उसको खोजेगा। जैसे ही आप और इतना रंग उसमें मिलाया था मल्टी कलर्ड, उसको देख के सबसे पहले हमारे खाने को आंख से एक्सपोजर होता है। पहले हम कैसा खाना खाते थे? सीजनल टोपोग्राफिकल खाना खाते थे। हमारी बनावट वही है, प्रकृति मौसम के अनुकूल जिस भाग में हम रहते हैं वहाँ हमको देती है। जैसे उदाहरण दो छोटा सा, हमसे कई रोगी अब की बार आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कीवी खा सकते हैं? तो हम कहते नहीं, मत खाइए। कहते क्यों? न जाने किस देश का चला है, कहाँ से चला है और कितना उसमें केमिकल मिलाया गया कि नष्ट ना हो। तो आप कीवी तो जरूर खाएंगे, लेकिन साथ में केमिकल का भी भंजन आप कर जाएंगे, तो आपके लिए नुकसानदेह। डॉक्टर साहब सेब खा सकते हैं? तो मैंने अमरूद खाइए, क्योंकि पृथ्वी में जहाँ हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, बनारस में, यहाँ अमरूद पैदा होती है। प्रकृति ने उसी समय पे हमको अमरूद दिया है, मतलब ज़्यादा पौष्टिक अमरूद। तो अमरूद खाए लो, बहुत स्वस्थ है। तो वैसे युवाओं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो आंख है, हमारी भारतीयों की जो आंख की लंबाई ज़्यादा होती है क्योंकि हम शाकाहारी हैं। अनुमानन देखा जाए तो हमारी छोटी आंख 24 फीट लंबी है, बड़ी आंख 5 से 6 फीट लंबी होती है। तो 24 फीट को भरने के लिए हमको क्या चाहिए? फाइबर चाहिए। तो हमारे बचपन में जैसे लोग कहते थे कि चना चबेना और गंगाजल, तो भैया जी आप साबुत अनाज का सेवन करिए, मौसमी फल और सब्जी का सेवन करिए, डब्बा बंद खाने को हटा दीजिए, और जो बार बार खाने का दिल करे उसे तो परहेज तत्काल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको खिला करके अपना पेट भर रहा है, वो आपका पेट में नहीं भर रहा है। वो आपका जेब खाली कर रहा है और आपका क्षणिक पेट भर रहा है, स्वाद दे रहा है, जेब खाली कर रहा है, अपना पेट अपना जेब भर रहा है। तो मेरे बंधुवर, जो चीज़ आपको बार बार खाने का दिल करे, आप जरूर सोचना कि आपके लिए खतरे की घंटी है, आप उसको ना खाना। सर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जेपी मिश्रा, डायबिटीज केयर स्पेशलिस्ट हैं, चेयरमैन है डायबिटीज अवेयरनेस फाउंडेशन वाराणसी के। डॉक्टर साहब से हम बातचीत कर रहे थे डायबिटीज़ को लेकर के, मोटापा को लेकर के और तमाम
बीमारियां जो कि डायबिटीज से जुड़ी हुई हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब ने खुल करके बहुत सारे रोगों पर, डायबिटीज से जुड़ी बहुत सारी बातों पर खुल करके अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि आपको चयन क्या करना है, जीव या जिंदगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। नमस्कार, धन्यवाद।